बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है वो 3 न्यूमेरिकल्स किए थे चैप्टर नंबर 2 के। उन न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो करें, फिर हम लोग जो है वो आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो है यहाँ पे देखें 3 सवालात हम लोगों ने किए थे। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स किए थे 3। उसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें, वरना फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, दानिया कह रही हैं इट इज़ क्लियर। और एक दो बच्चे बेटा बता दें तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी बात पूछनी है तो आप लोग पूछ लें। अलिशबा करीम भी कह रही हैं क्लियर, अरिशा रिजवान भी कह रही हैं नहीं पूछना। अब्दुल राफे कह रहे हैं सर ये न्यूमेरिकल्स हैं। हाँ बेटा, ये 3 न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए थे 2.2, 2.3 और 2.4। असदुल्ला खान क्या कह रहे हैं? जी असदुल्ला खान क्या कह रहे हैं? चलें जी, इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 आप लोगों को क्लियर है। हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 3 है हमारा काइनेमेटिक्स। जवेरिया नासिर कह रही हैं सर ये चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं क्या? हाँ बेटा, चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं 3। वो 3 न्यूमेरिकल जो है वो पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिए थे। चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म हो गया। आज हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। सही है बेटा, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है, चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। अच्छा बेटा, काइनेमेटिक्स के बारे में जो है हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी पढ़ा है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जहाँ ब्रांचेस पढ़ी थी फिज़िक्स की, वहीं पे हम लोग ने जो है वो काइनेमेटिक्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। सही है बेटा। तो आज जो है उस काइनेमेटिक्स को थोड़ा डिटेल के अंदर इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो डेफिनेशन आएगी काइनेमेटिक्स की। देखिए बेटा, काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है? कह रहे हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स कॉल्ड काइनेमेटिक्स। तो ये बेटा, इसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स, यानी फोर्स के हवाले के बगैर। इससे हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। जी बेटा, चैप्टर नंबर 3 जो है पूरा काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। अच्छा, उसके बाद काइनेमेटिक्स को जो है इसकी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? काइनेमेटिक्स की एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ मूव हो रही है और उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। सही है बेटा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम किसके अंदर डील करेंगे? काइनेमेटिक्स के अंदर डील करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स से मुराद यानी बाहर की कोई फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेबल अपनी जगह पे मौजूद है, उसको अगर कोई टेबल अपनी जगह मौजूद है, उसको मूव करने के लिए आपको जो है उसको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। सही है बेटा। एक्सटर्नल फोर्स से मुराद यानी आप उसको धक्का देंगे। तो ये चीज़ जो है वो काइनेमेटिक्स में काउंट नहीं होगी। काइनेमेटिक्स में काउंट यानी अगर कोई बॉडी अपने इंटरनल फोर्स की बुनियाद पे जो है वो मूव हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कार मूव हो रही है, तो कार का जो इंजन है वो उसको क्या कर रहा है? मूव कर रहा है।
लिहाजा मूविंग ऑफ अ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ काइनेमेटिक्स। दानिया, अच्छा यहाँ पे सिद्रा मुशर्रफ कह रही हैं सर अगेन एक्सप्लेन कर दें इसकी डेफिनेशन। बेटा डेफिनेशन देख लें दोबारा। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग बॉडी की मोशन को पढ़ते हैं विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स, यानी फोर्स के रेफरेंस के बगैर। सही है, तो ऐसी तमाम चीज़ों को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। अच्छा बेटा, अब इसमें कुछ जो है डेफिनेशन आपके पास हैं, कुछ की वर्ड्स हैं। उनमें सबसे पहले आपके पास क्या है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है बेटा? देखिए, रेस्ट का मतलब ये है, इफ़ अ बॉडी इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी जो है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने सराउंडिंग का मतलब उसके आसपास की जगह के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, इसका मतलब वो बॉडी क्या कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर कोई बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है तो वो उसके ऊपर प्लेस की हुई है आपने और वो रुकी हुई है अपनी जगह पे, वो मूव नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बुक इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी बुक किसके अंदर है, रेस्ट की स्टेट में मौजूद है। इसी तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कोई टेबल अपनी जगह पे रखी हुई है, उसको कोई मूव नहीं करा रहा, वो मूव नहीं हो रही, अपनी जगह रुकी हुई है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, रेस्ट में कहलाएगी। अच्छा, मोहम्मद तैयब कह रहे हैं कि सर एग्जाम्पल फ़ैन काइनेमेटिक्स। हाँ बेटा, फ़ैन जो है वो अपनी इंटरनल उसके ऊपर मूव हो रहा है, इंटरनल एनर्जी के ऊपर मूव हो रहा है, तो उसे आप काइनेमेटिक्स के उसमें कह सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सेकंड डेफिनेशन यानी सेकंड कीवर्ड हमारे पास जो है वो क्या है, मोशन है। कह रहे हैं इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। बेटा रमीन असलम कुछ कह रही हैं जो कि समझ नहीं आया इन्होंने क्या कहा। रमीन असलम बेटा सवाल दोबारा पूछें। अच्छा, मोशन में आप लोगों को समझा रहा हूँ कि मोशन क्या चीज़ होती है। इफ़ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी जो है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से चेंज हो रही है, अगर कोई बॉडी जो है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, लिहाजा ऐसी बॉडी जो है वो क्या कहलाएगी, इन स्टेट ऑफ मोशन कहलाएगी। सही है बेटा। अच्छा, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन जो है इनको समझ में नहीं आई है। चलें काइनेमेटिक्स दोबारा समझा देता हूँ। देखें बेटा, कोशिश करें, काइनेमेटिक्स क्या चीज़ है। देखें, काइनेमेटिक्स एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जिसके अंदर हम लोग बॉडी की मोशन को डिस्कस करते हैं। सही है, कोई बॉडी मूव हो रही है उसकी मोशन को डिस्कस करते हैं, मगर वो वाली मूवमेंट जो कि विदाउट रेफरेंस ऑफ द फोर्स हो, जिसमें फोर्स को हम लोग रेफ़र ना करें। फोर्स को आप इसको आसान अल्फाज में ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी मोशन जिसके अंदर हम फोर्स को जो है रेफ़र ही नहीं कर रहे कि फोर्स कहाँ से आ रही है, कितनी है, कैसी है। बग़ैर फोर्स के रेफरेंस के जो मोशन होती है उसे हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। जैसे एक गाड़ी रोड पे चल रही है, अब उसकी फोर्स कहाँ से आ रही है, उसके अंदर इंजन कितनी कैपेसिटी का है, कितनी पावर लगा रहा है। इससे हट के जो है हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं कि बॉडी जो मूव हो रही है उसकी मूवमेंट को चेक कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक्स कहेंगे। सही है। दानिया राजिक ने जो एग्जाम्पल दी है कि मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रिवर। सही है बेटा, रिवर के अंदर जो वाटर मूव हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रही। सही है, तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे, जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उस ब्रांच का नाम है काइनेमेटिक्स। सही है बेटा। सिद्रा मुशर्रफ, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, मोशन एक्सप्लेन कर दें बेटा। मोशन बहुत आसान सी बात है। मोशन का मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी मूव हो रही है, हिलजुल कर रही है, सही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। सही है, बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है। सही है। इफ़ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन।
अगर अपने इर्द गिर्द के लिहाज से वो बॉडी मूव हो रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अ कार इज मूविंग ऑन द रोड, सही है बेटा, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर, इसी तरीके से अ बॉय इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, सही है। तो ये तमाम एग्जाम्पल जो है वो मोशन की हैं। ये मोहम्मद तैयब कह रहे हैं सर आपकी स्लाइड चेंज नहीं हो रही। बेटा यहाँ तो हो रही है, बाकी और कोई बच्चा तो ये बात नहीं कह रहा। अच्छा, अलिजबा कलीम कह रही है रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीन, रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग का मतलब होता है बेटा आस पास के लिहाज से, सही है। देखें जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, आपका जो रूम है उसके आसपास जो चीज़ें हैं वो सारी क्या है, सराउंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने जो है वो लैपटॉप मौजूद है, सही है, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आपके जो है वो कमरे में फ़ैन मौजूद है, इसी तरीके से बेड मौजूद है, इसी तरीके से जो है शेल्फ्स हैं, टेबल्स हैं, कबर्ड है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या हैं, सराउंडिंग है। अच्छा, अगर आप अपनी जगह पे बैठे हुए हिलजुल नहीं कर रहे, इसका मतलब आप भी रुके हुए हैं और आपकी सराउंडिंग की चीज़ें भी क्या हुई हुई हैं, रुकी हुई हैं। तो हम क्या कहेंगे, यू आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और जब आप उठ के कमरे में मूव होना शुरू हो जाएंगे, अब क्या होगा, आपकी सराउंडिंग तो रुकी हुई है मगर आप क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, यू आर इन स्टेट ऑफ मोशन। सही है बेटा, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान अल्फाज में समझे। रेस्ट का मतलब कोई चीज़ रुकी हुई हो और मोशन का मतलब कोई चीज़ मूव हो रही हो, बस सिंपल। रेस्ट का मतलब कोई चीज़ रुकी हुई है और मोशन का मतलब कोई चीज़ मूव हो रही है, सही है बेटा। आगे चलते हैं, हमारे पास जो है मोशन की कुछ टाइप्स है, देखते हैं मोशन की टाइप्स क्या क्या हैं। अच्छा बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन है हमारे पास, देखें क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। उनमें सबसे पहली टाइप कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन, ये दोनों नाम है इसके, सही है बेटा। इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। अगली जो टाइप है उसे हम पढ़ते हैं रोटेटरी मोशन या सर्कुलेटरी मोशन, ये दोनों नाम है इसके। इसी तरीके से तीसरी टाइप जो है हमारे पास वो कहलाती है वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन, सही है बेटा। तो 3 टाइप्स हैं मोशन की, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। अब इनको बारी बारी जो है वो डिटेल में देखते हैं कि ट्रांसलेटरी का क्या मतलब है, रोटेटरी मोशन का क्या मतलब है, इसी तरीके से वाइब्रेटरी मोशन का क्या मतलब है। देखें सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन आ रही है आपके पास। ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब है, कह रहे हैं द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच every particle of the body is being displaced by the same amount is known as translatory motion। सही बेटा, इसके अंदर कह रहे हैं कि ऐसी मोशन जिसके अंदर किसी भी बॉडी के तमाम पार्टिकल्स, तमाम जर्रात, तमाम हिस्से एक ही हिसाब से जो है वो क्या हो रहे हो, मूव हो रहे हो, सही है। डिस्प्लेस का मतलब मूव होना, आगे की तरफ बढ़ना, सेम अमाउंट, एक अमाउंट में, इज नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, सही है। इसकी एक और डेफिनेशन है, उसको पढ़ें, ये चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी। बेटा अपने कैमरे आप लोग ऑफ करें। अच्छा जी, दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, द मोशन विच इज एसोसिएटेड विद बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव हो रही है तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे, सही है बेटा। ये दूसरी वाली जो डेफिनेशन है वो पहली वाले के मुकाबले में इजी है, तो आप लोग ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो किसी भी चीज़ की अगर 2 डेफिनेशन हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर में कौन सी डेफिनेशन लिखते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो लिख सकते हैं। पहली वाली डेफिनेशन थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें थोड़े से अल्फाज जो हैं वो ऐसे हैं कि जो जिनकी मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल है, मगर दूसरी जो डेफिनेशन है ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या कह रहे हैं, द मोशन विच इज एसोसिएटेड विद बॉडी
मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव हो रही है तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। इसकी एग्जाम्पल्स देख लें और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल में सबसे पहली एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं? मूविंग कार ऑन अ रोड। जैसे गाड़ी जो है वो रोड पे चल रही है स्ट्रेट लाइन के अंदर, इसी तरीके से मूविंग ट्रेन ऑन द रेल। रेल जो है वो ट्रेन की जो पटरियां हैं उन्हें रेल कहा जाता है। तो ट्रेन जो अपनी पटरियों पे मूव हो रही है, ये एक एग्जाम्पल है किसकी? ट्रांसलेटरी मोशन की। इसी तरीके से फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन, सही है, जहाज जो उड़ रहा है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आगे की तरफ जो है वो उड़ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। सही है बेटा। तो ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन मैंने आपको डिफाइन किया, आसान अल्फाज में समझें। ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन का मतलब होता है कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रही हो? ट्रैवल कर रही हो। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा। सही है। आगे चलते हैं। हमारी जो सेकंड टाइप है, वो सेकंड टाइप हमारे पास क्या है? रोटेटरी और सर्कुलेटरी मोशन। सही है बेटा। रोटेटरी का मतलब होता है रोटेशन, रोटेशन से निकला है रोटेटरी, और सर्कुलेटरी इसी तरीके से सर्कुलर वे के अंदर गोल। तो क्या कह रहे हैं? डेफिनेशन देखें। इफ एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स और रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी जो है स्पिन कर रही हो, घूम रही हो, या रोटेट हो रही हो, दोनों के एक ही माने हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट के तहत, तो ऐसी मोशन को क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन। रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं, रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। रोटेशनल मोशन कहलाएगी। सही है बेटा। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? बहुत आसान सी डेफिनेशन। द मोशन ऑफ बॉडीज इन अ सर्कल इज कॉल्ड रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर मूव हो रही है, गोल गोल घूम रही है, तो ऐसी मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? रोटेशनल या सर्कुलर मोशन कहेंगे, या रोटेटरी मोशन कहेंगे। सही है बेटा। इसकी एग्जाम्पल्स देखें और आसानी से समझ में आ जाएगा। रोटेटरी व्हील्स ऑफ स्टेशनरी बाईसाइकिल। साइकिल, स्टेशनरी का मतलब होता है बेटा रुकी हुई। अगर किसी साइकिल को रोक के जो है उसके डबल स्टैंड के ऊपर उसको खड़ा करके अगर उसके पेडल्स को घुमाएं तो उसका पहिया गोल गोल घूमता रहेगा। सही है। तो ऐसी मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। सही है। अच्छा, दोनों सूरतों में रोटेटरी ही होगी, चाहे वो साइकिल रुकी हुई हो, चाहे वो साइकिल जो है वो मूव हो रही हो, उसके जो पहिए की मूवमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। साइकिल की मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा मैं, जो उसके व्हील की मूवमेंट है उसे हम लोग क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। इसी तरीके से मूविंग ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन, यहाँ पे ये ऑफ नहीं आएगा। मूविंग ब्लेड्स ऑफ फैन, अगर फैन के जो है वो देखें, जैसे आपका फैन मूव हो रहा है, जो फैन के ब्लेड्स हैं बेटा, ब्लेड से मुराद यानी उसकी जो पंखड़ियां हैं, देखें गोल गोल घूम रही हैं, इसका मतलब ये रोटेटरी मोशन है। इसी तरीके से मोशन ऑफ बाईसाइकिल इन डेथ वेल। बेटा डेथ वेल का मतलब होता है मौत का कुआं। ये जो अमूमन जो है वो करतब दिखाते हैं लोग सर्कस के अंदर, अमूमन ये चीज़ होती है। तो उसके अंदर जो बाईसाइकिल है या मोटरसाइकिल है या बहुत सी जगहों पे कार भी होती है, तो उसकी जो मूवमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। अच्छा, अलिशबा कलीम कह रही है अनदर एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन इज मूविंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हाँ बेटा बिल्कुल सही, कि ज़मीन जो है वो जो घूम रही है उसे हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। अच्छा बेटा, तो रोटेटरी मोशन की अगर आसान अल्फाज में उसको समझने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर गोल गोल घूम रही हो, सही है, सर्कल के अंदर घूम रही हो, तो उसकी मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन भी कह सकते हैं, रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं, और सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। पेपर में ये आपसे किसी भी वर्ड के साथ या किसी भी नाम के साथ जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा कि इसके तीनों नाम हो सकते हैं: रोटेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। सही है बेटा। नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है
वो क्या है? वाइब्रेटरी मोशन, जिसे ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन का क्या मतलब? इफ अ पेंडुलम स्विंग्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड एंड बैक, दिस टू एंड फ्रू, ये टू एंड फ्रू एक वर्ड है, टू एंड फ्रू। टू एंड फ्रू का मतलब होता है कि रिपीटेड मोशन, ऐसा मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो। सही है, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मजीद वाजे हो जाएगा। दिस टू एंड फ्रू मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। किसी भी चीज़ की ऐसी मूवमेंट जो बार बार रिपीट हो रही हो, आगे पीछे आगे पीछे, जैसे कि पेंडुलम है। देखिए पेंडुलम जो है लेफ्ट साइड पे जाता है, फिर राइट साइड पे आता है, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, तो मुसलसल मूव होता रहता है और अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होता है बार बार। तो ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा? वाइब्रेटरी मोशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आसानी समझ में आएगा। टू एंड फ्रू मोशन ऑफ स्विंग्स। स्विंग्स का मतलब बेटा झूले, वो जो झूले होते हैं जिनमें अमूमन पार्क्स के अंदर मौजूद होते हैं, जिनमें बच्चे बैठ के जो है वो आगे पीछे की तरफ जो है वो झूलते रहते हैं। तो उसकी जो मूवमेंट है बेटा, पहले झूला आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो उसकी मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे या रोटेटरी मोशन कहेंगे। अच्छा, अलिशबा कलीम कह रही है पेंडुलम मीन्स, बेटा पेंडुलम अमूमन आपने देखा होगा घड़ियों में लगा हुआ होता है। घड़ी, एक घड़ी होती है जिसमें एक रॉड के साथ जो एक सर्कल नुमा कोई चीज़ होती है और वो बार बार जो है वो आगे पीछे मूव हो रही होती है, तो उसे पेंडुलम कहा जाता है। इसी तरीके से अगर आप किसी थ्रेड पे जो है, किसी धागे में कोई पत्थर बांधें और फिर उसको जो है उस धागे को ऊपर से पकड़ लें और उस पत्थर को मूव कराएं, तो वो पत्थर पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। तो ये भी एक टाइप ऑफ क्या है? पेंडुलम है। इससे रिलेटेड आप लोग जो है, जब आप लोग स्कूल खुल जाएंगे तो आप लोग एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे और आप लोगों को जो है वो पेंडुलम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सही है बेटा। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखें। कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ सितार। सितार जो है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी स्ट्रिंग्स जो हैं वो ऊपर नीचे बार बार जो है वो आगे पीछे की तरफ क्या हो रही होती हैं? मूव हो रही होती हैं। इसी तरीके से मूवमेंट ऑफ क्लॉक्स ऑफ पेंडुलम। सही है, घड़ियों के जो पेंडुलम घड़ियों के अंदर मौजूद होता है, उसकी जो मूवमेंट है वो क्या कहलाएगी? वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगी। सही है बेटा। तो इसको जो है आसान अल्फाज में हम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन के बारे में क्या कह सकते हैं कि ऐसी मोशन जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, जैसे कि पेंडुलम की मोशन, झूले की मूवमेंट। इसी तरीके से और मुख्तलिफ मूवमेंट जो है वो ऐसी हो सकती हैं जो अपने आप को टू एंड फ्रू मोशन जिसकी हो। सही है। तो ये मैंने जो है वो आप लोगों को 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो है वो डिफाइन किए, एग्जाम्पल्स के ज़रिए से समझाने की कोशिश की। कोई मसला है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा, किसी स्टूडेंट को कोई मसला है तो पूछें, वरना फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं अपने। अच्छा, मोहम्मद तैयब कह रहे हैं 1 और 2 जो है वो रिपीट कर दें। अच्छा जी, देख लें। देखें, पहली थी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब है ऐसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन के अंदर हो। एग्जाम्पल के तौर पे मूविंग कार ऑन अ रोड, मूविंग ट्रेन ऑन द रेल, फ्लाइंग ऑफ एन एरोप्लेन। सही है। स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी आगे की तरफ मूव हो रही हो, उसकी मोशन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी या लीनियर मोशन कहेंगे। अच्छा जी, आसान अल्फाज में समझा दिया। रोटेशनरी मोशन किसे कहेंगे? रोटेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन या सर्कुलेटरी मोशन, जो चीज़ गोल गोल मूव हो रही हो। सही है, सर्कुलर वे के अंदर मूव हो रही हो कोई भी चीज़, उसे हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन कहेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स देख लें। रोटेटरी व्हील ऑफ स्टेशनरी साइकिल, साइकिल का जो जो उसके व्हील की मूवमेंट है उसे हम क्या कहेंगे? रोटेटरी मोशन कहेंगे। मूविंग ब्लेड्स ऑफ फैन, फैन की जो पंखड़ियाँ हैं आपकी पंखे की, उनकी मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है।
इसी तरीके से बाईसाइकिल जो मूव हो रही है डेथ वेल के अंदर, मौत के कुएं में, उसकी मूवमेंट क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन कहलाएगी। और आखिरी तीसरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी वाइब्रेटरी मोशन का मतलब कोई भी बॉडी आगे पीछे मूव हो रही हो, ऐसे आगे जाए फिर पीछे आए, फिर आगे फिर पीछे फिर ऐसे, इसकी मोशन को हम क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। सही है बेटा, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आगे बहुत सी जगहों पे आपके काम आएगा। और ये यहाँ पे बेसिक है और हर जगह हर चैप्टर में तकरीबन इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या चीज़ होती हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटीज़ से मुराद ऐसी क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है अभी बताता हूँ, एंड अ प्रॉपर यूनिट इज़ गिवन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका कोई मैग्नीट्यूड हो और कोई यूनिट हो। अच्छा बेटा, मैग्नीट्यूड का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ टेबल फॉर एग्जांपल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 मीटर्स। एक टेबल है जिसकी लेंथ कितनी है? 2 मीटर है। अब बेटा देखें, इसमें एक टेबल है जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 2 मीटर्स। अब देखें बेटा, इसमें ये जो 2 है, ये 2 कहलाएगा क्या? मैग्नीट्यूड। ये इसका मैग्नीट्यूड है, सही है। और ये जो मीटर है, मीटर, ये मीटर क्या चीज़ है बेटा? ये यूनिट है, सही है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें आपके पास जो है कोई मैग्नीट्यूड हो और एक प्रॉपर यूनिट हो। जैसे यहाँ पे मीटर है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, इसी तरीके से कोई भी यूनिट हो सकती है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड मैंने 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो नंबर है वो नंबर क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और उसके साथ जो चीज़ मौजूद है, सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी है, वो क्या कहलाएगी? यूनिट कहलाएगी। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका कोई मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ यूनिट लगी हुई हो, सही है। उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे देखें बेटा, यहाँ पे नीचे आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। दानिया कह रही है मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। हाँ बेटा, बिल्कुल कहा जा सकता है कि मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। सर प्लीज़ डेफिनेशन फिर से समझा दें, जवेरिया कह रही हैं। अच्छा बेटा, देख लें दोबारा। स्केलर क्वांटिटीज़ का मतलब ये है कि वो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका कोई मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ कोई यूनिट लगी हुई हो, उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, लेंथ ऑफ टेबल कितनी है? 2 मीटर। तो इसके अंदर ये जो 2 है ये मैग्नीट्यूड है, और ये जो मीटर है वो क्या चीज़ है? यूनिट है। तो वो तमाम क्वांटिटीज जिनमें बस 2 चीज़ें हों, मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे और गिवन है, देखें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है देखें, पढ़ते हैं। कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटीज में कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन का मतलब सिम्त, कोई सिम्त नहीं बताई जाती। दे कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड अ सुटेबल यूनिट। उनको मुकम्मल तौर पे स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। उनमें पहली चीज़ क्या है आपकी? मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज़ आपकी क्या है? सुटेबल यूनिट। इन 2 चीज़ों के ज़रिए से अगर आपको बात पूरी की पूरी समझ में आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं 10 ग्राम शुगर। अगर आपको शुगर कहा जा रहा है कि 10 ग्राम शुगर है, तो ये बात पूरी समझ में आ गई कि हाँ भाई शुगर है 10 ग्राम्स, सही है, यानी चीनी है हमारे पास 10 ग्राम मौजूद है। हेयर 10 इज़ अ नंबर, 10 नंबर है जिसे हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, एंड ग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ मास, और जो ग्राम्स है ये मास की क्या है? यूनिट है, सही है बेटा। आगे चलते हैं, ये आपको मजीद और अगली स्लाइड्स में और स्केलर क्वांटिटी मजीद क्लियर होती चले जाएगा। दे ओबे ऑर्डिनरी लॉज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। उनको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के लिए जो आम इस्तेमाल होने वाले लॉज हैं, जैसे 2 + 2 4 है, 5 + 5 10 है, सही है, 10 - 5 जो है वो कितना है? 5 है,
6 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है 30 है। तो इनको नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉस के तहत जो है वो ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। देखें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि क्या समझाना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि जो है लेंथ है, फॉर एग्जांपल देखें लेंथ ऑफ टेबल, जो बात ऊपर कही थी, लेंथ ऑफ टेबल है 2 मीटर, और दूसरी बात मैं कहूं कि लेंथ ऑफ सेकंड टेबल, 2 टेबल्स हैं, सही है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। सेकंड टेबल की लेंथ है 4 मीटर। मैं आपको कहूँगा टोटल लेंथ निकालें। टोटल आप कैसे निकालेंगे? 2 + 4 = 6 मीटर। सही है बेटा। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को आम तरीके से जैसे 2 + 4 कर दिया, इसको आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ये आपकी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। आम तरीकों से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ। देखें एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, मास है। मास का मतलब किसी चीज़ का वजन किलोग्राम्स के अंदर नोट किया जाता है। मास की डेफिनेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर, मास की डेफिनेशन पढ़ी है। सही है बेटा। इसके साथ रमीज असलम क्या पूछ रहे हैं बेटा? सर बायो में स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड है पर यूनिट नहीं। बेटा समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा अपना सवाल करें। रमीन असलम जो भी हैं अपना सवाल रिपीट करें। फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है? बेटा फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं है। स्केलर क्वांटिटी में वो फिजिकल से मुराद ऐसी वो चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र आ रही हो, जिन्हें आप देख सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो। सही है। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसे उसकी लेंथ है, उसका वज़न, उसका मास है, उसकी स्पीड है, उसकी डेंसिटी है, ये तमाम चीज़ें जो है क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अच्छा एग्जाम्पल देख लें। मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में समझाया था। वॉल्यूम का मतलब होता है गुंजाइश। अच्छा डेंसिटी एक टॉपिक है, ये हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सही है। इसके साथ ही स्पीड आप लोगों को पता है क्या होता है, टेम्परेचर आप लोगों को पता है क्या होता है, एज का मतलब उम्र, अगर कोई 10 साल का है, 15 साल का है। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं आपके पास किसकी? स्केलर क्वांटिटीज़ की। सही है बेटा। अच्छा रमीन असलम कह रहे हैं कि बुक में डेफिनेशन है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यूनिट नहीं है। नहीं बेटा, ये प्रॉपर डेफिनेशन आपने सही से नहीं देखी होगी, दोबारा देखिएगा, उसमें मिल जाएगी। उसमें ज़रूर यूनिट का जिक्र होगा, क्योंकि यूनिट के बगैर बात कंप्लीट हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपको कहूँ कि शुगर ले आएँ 1, तो आप क्या करेंगे? सोच में पड़ जाएंगे कि 1 शुगर क्या चीज़ होती है। सही है। तो 1 अगर मैं आपको कहता हूँ तो ये बात कंप्लीट नहीं होगी। मुझे कहना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम या 10 ग्राम्स, तब जाके जो है वो बात कंप्लीटली क्लियर होगी। सही है। बग़ैर यूनिट की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बग़ैर यूनिट के काउंट हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 1 एप्पल, सही है, 1 बुक, मगर इसके साथ जो इसके चीज़ें मौजूद हैं इन्हें एज अ यूनिट ही डील करेंगे। जैसे 1 बुक, तो ये बुक उसकी क्या है? यूनिट है। 1 एप्पल, तो ये एप्पल उसके साथ क्या है? यूनिट है। सही है बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वांटिटी जो है। नेक्स्ट क्वांटिटी को जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको स्केलर और मज़ीद वाजे हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वांटिटी जो है उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में क्या फ़र्क है? देखें इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड अ प्रॉपर यूनिट इज गिवन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। इन्हें हम क्या कहते हैं? वेक्टर। ऐसी क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, उसके साथ कोई डायरेक्शन हो, डायरेक्शन का मतलब सिम्त, और उसके साथ कोई प्रॉपर यूनिट हो, कोई यूनिट लगी हो, मीटर, सेंटीमीटर, एक्सेट्रा, जो भी, इसे हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो बेटा स्केलर और वेक्टर में किस चीज़ का फ़र्क है? बेटा देखें, इस डायरेक्शन का फ़र्क है। स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन नहीं होती।
स्केलर क्वांटिटीज के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और यूनिट होगी, और वेक्टर क्वांटिटी वो होगी कि जिसके अंदर आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, उसके साथ डायरेक्शन भी होगी और उसके साथ यूनिट भी होगी। सही है बेटा। एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी को भी जो है मैं कहूँ कि फासला तय करें कितना, 10 मीटर्स का। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रहा हूँ कि 10 मीटर्स का फासला तय करें, तो क्या आप मुझसे ये पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में जाऊं, या ऐसे ही चलना शुरू हो जाएंगे? हर हाल में बेटा आप लोग डायरेक्शन पूछेंगे। अच्छा, डायरेक्शन देखें, हमारे पास जो है वो आप लोगों को मालूम है 4 डायरेक्शन होती हैं। सही है। जैसे ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। तो 4 डायरेक्शन आपके पास मौजूद हैं। तो जब भी मैं आपको कहूँगा कि फासला तय करें, फासला तय करने को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको कहा कि डिस्प्लेसमेंट तय करें 10 मीटर। अभी देखें ये बात जो है वो इनकम्प्लीट है। मैंने कहा 10 मीटर, मगर मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्शन नहीं बताई। ये बात कंप्लीट जब होगी जब मैं कहूँगा 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, के ईस्ट की जानिब या ईस्ट की तरफ आप 10 मीटर का फासला तय करें। अब देखें इस मैप के मुताबिक, ये जो यहाँ पे आपके पास ये मैप है, इसके मुताबिक आपके 10 मीटर किस तरफ होंगे? देखें बेटा, इस तरफ, यानी इस डायरेक्शन में जो है वो आप क्या करेंगे, 10 मीटर का फासला तय करेंगे। अगर मैं आपको डायरेक्शन नहीं बताता तो आपको समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, किस तरफ जाना है। सही है बेटा। इसी तरीके से इसकी और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे जब भी हम लोग किसी को रास्ता समझाते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि भाई यहाँ से सीधे जाओ, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ जाना, फिर सीधे हाथ पे मुड़ जाना, फिर वहाँ से सीधे चले जाना। सही है। तो बेटा ये जो मैं कह रहा हूँ कि सीधे हाथ पे चले जाना या उल्टे हाथ पे मुड़ जाना या सीधे हाथ पे मुड़ जाना, ये तमाम चीज़ें जो है क्या हैं, डायरेक्शन है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसे हम कहते हैं फासले को तय करना, ये बगैर डायरेक्शन के इनकम्प्लीट है। सही है। अगर आपसे कोई रास्ता पूछता है तो आपको इसी तरह बताते हैं ना कि बेटा कि यहाँ से आगे जाके सीधे हाथ पे मुड़ जाएं, और फिर उसके बाद सीधी गली आएगी, सीधे सीधे जाएं, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ जाएं। ऐसे तो आप किसी को नहीं कहेंगे कि चले जाएं 10 मीटर का फासला तय कर लें। वो कहेगा भाई किस तरफ तय करूं? तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं बेटा जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन जरूरी है। सही है। अब देखें यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, जरा एक्सप्लेनेशन देख लें। वही वाली बात है जो मैंने यहाँ पे समझाई है तकरीबन। कह रहे हैं वेक्टर क्वांटिटीज नीड अ नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड, a suitable unit and a particular direction। 3 चीजें जरूरी हैं, एक नंबर, एक उसकी यूनिट, और तीसरी उसकी डायरेक्शन। देखिए बेटा ये इसमें ये 10 जो है वो नंबर है, मैग्नीट्यूड है, m उसकी डायरेक्शन है, m उसकी यूनिट है, और टूवर्ड्स ईस्ट उसकी क्या है, डायरेक्शन है। सही है बेटा। For example, in case of displacement of 10 meter toward east, here 10 is a number, meter is a unit, and east tells the direction of displacement। ये बात मैंने आपको अभी समझा दी। Vector quantities cannot be added, subtracted, multiplied by ordinary laws, but geometric and trigonometric methods can be used for this purpose। वेक्टर क्वांटिटीज़ को आम तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता। इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। वो तरीके क्या कहलाते हैं? ज्योमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स कहलाते हैं। अच्छा, ये हम लोग आगे के चैप्टर में डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फ़िलहाल चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम लोग बस इतना पढ़ेंगे कि स्केलर और वेक्टर के दरमियान में फ़र्क क्या होता है, उसको ऐड कैसे करते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के अंदर या चैप्टर नंबर 5 के अंदर वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सही है बेटा। तो मैं दोबारा ज़रा स्केलर और वेक्टर की तरफ, अच्छा पहले इनकी एग्जाम्पल देख लें। वेक्टर की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? वेक्टर की सबसे पहली एग्जाम्पल कह रहे हैं वेट। सही है बेटा। वेट की डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ, वेट जो है वो डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ।
डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है इन चारों में से, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी असल में स्पीड को कहते हैं, सही है, ऐसी स्पीड जिसके अंदर आपके पास डायरेक्शन हो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसको भी आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, इसको भी मैं आगे डिफाइन करूंगा। फोर्स का मतलब आप लोगों को मालूम है, फोर्स का मतलब फोर्स लगाना, धक्का देना। मोमेंटम ये एक चीज़ है, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से टॉर्क, टॉर्क को भी जो है वो आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखें, सही बेटा, क्योंकि अगर मैं इन सब की डेफिनेशन यहाँ पे आपको बताऊंगा तो फिर हमारा टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। ये तमाम चीज़ें हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स मैंने आपको समझा दिया, मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ये तमाम चीज़ें जो है आगे हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेटा ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हाँ बेटा ये तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सही है। अच्छा जी, तो स्केलर और वेक्टर के दरमियान जो अहम फ़र्क है वो हमें क्या समझ में आया कि स्केलर के अंदर डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है, सही है। अब आपके पास आगे जितनी भी क्वांटिटीज़ आएंगी, आगे जितने भी चैप्टर्स मौजूद हैं हमारे पास, उनमें तकरीबन हर चैप्टर के अंदर जो है जितनी भी यूनिट्स होंगी उन यूनिट्स को हम लोग स्पेसिफाई करेंगे कि ये स्केलर है या वेक्टर है। इसका मतलब ये स्केलर वेक्टर आगे तकरीबन हर चैप्टर में जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा बेटा, इसके बाद अगला टॉपिक जो पेपर में अमूमन आता है वो क्या है, स्केलर और वेक्टर में डिफरेंसेस। तो देखें बेटा, ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको पढ़ लेते हैं। मोहम्मद तैयब कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ दोबारा समझा दें। बेटा फिजिकल क्वांटिटीज़ से मुराद देखें कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक टेबल मौजूद है, उस टेबल की फिजिकल क्वांटिटी से मुराद उसकी लेंथ क्या है, उसका मास कितना है, सही है, वो बनी हुई किस चीज़ से है, उसकी हाइट कितनी है, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिजिकल से मुराद उसकी अपीयरेंस और क्वांटिटीज से मुराद उसकी वैल्यूज़, यूनिट्स, जो तमाम चीज़ें हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मतलब टेबल देखने में कैसी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, उसका कलर क्या है, उसकी विड्थ कितनी है, वो किस चीज़ से बनी है, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास जो है स्केलर और क्वांटिटीज़ के स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये वही पीछे वाली डेफिनेशन है, इनको यहाँ पे अलग अलग करके जो है वो लिखा है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या कह रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड अ प्रॉपर यूनिट इज गिवन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड हो और उनको एक प्रॉपर यूनिट दी गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल, उन्हें स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। दूसरी तरफ वेक्टर में हमने क्या कहा था, वेक्टर में हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्रॉपर यूनिट इज गिवन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, सही है। स्केलर और वेक्टर में सबसे बुनियादी फर्क ये है कि स्केलर के अंदर डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है, सही है बेटा, ये बुनियादी फर्क है। स्केलर के अंदर डायरेक्शन नहीं होती और वेक्टर के अंदर बेटा ये डायरेक्शन होती है, देखें डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखें, कह रहे हैं स्केलर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर चाहिए होता है या कोई वैल्यू चाहिए। जैसे मैं कहूँ लेंथ, एल फॉर लेंथ, और मैंने कह दिया 10 मीटर, सही है, तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। अच्छा वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो यानी शो करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो टिप लाइन। वेक्टर क्वांटिटीज को लिखने के लिए उसके ऊपर एक एरो बना देंगे। एरो से मुराद देखें बेटा, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और कितनी है, फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, वेलोसिटी की यूनिट 10 मीटर पर सेकंड,
सही है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया टूवर्ड्स ईस्ट। अच्छा, अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर मैं ऐसे एक एरो बनाऊंगा। ये स्केलर क्वांटिटी थी, इसके ऊपर मैंने कोई एरो नहीं बनाया, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर। मगर जब वेक्टर क्वांटिटी लिखूंगा v, तो मैंने ऊपर क्या बना दिया, एरो बना दिया। सही है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, तो ये इसको लिखने का तरीका होता है। तो अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है, और कहीं भी ऐसे लिखा हुआ हो इसका मतलब आप समझ जाएंगे स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से एक्सीलरेशन है a, ऐसे लिखा हो आप समझ जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय अर्थमेटिक लॉज। स्केलर और स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए अर्थमेटिक के लॉज इस्तेमाल होते हैं। जैसे अभी मैंने पीछे आपको एग्जांपल दी थी, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा। वेक्टर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय ज्योग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, लास्ट इसकी जो है वो डिफरेंस क्या बता रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्केलर आर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, और एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टॉर्क। ये इसकी 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं और इसकी 3 एग्जाम्पल दी हुई हैं। तो बेटा पेपर में जो सवाल आता है उसमें अमूमन इस तरीके से पूछा जाता है कि राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो 4 इसके और 4 इसके, ये 4 नंबर का सवाल अमूमन पेपर में आता है। तो बेटा ये स्केलर और वेक्टर का टॉपिक जो है हमारा ख़त्म हुआ। इसमें आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको बहुत आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ मैट्रिक क्लास में नहीं बल्कि आगे फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, हर जगह। कुछ पूछना है तो बेटा पूछें, वरना फिर हम आगे चलते हैं, टाइम हमारे पास कम है। अच्छा जी, अब्बास शमशेर अली ख़ान कह रहे हैं कि पीछे वाली स्लाइड दिखा दें। अच्छा बेटा देख लें पीछे वाली स्लाइड, ये वेक्टर क्वांटिटी की थी, इससे पहले वाली ये स्केलर क्वांटिटी की थी। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन थी, उसकी एक्सप्लेनेशन थी, उसकी एग्जाम्पल है। फिर इसी तरीके से इसके बाद ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डेफिनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, ये दोनों स्लाइड्स जो है ना स्केलर की और वेक्टर की, इन दोनों को देखें यहाँ पे कंबाइन कर दिया, वही बातें हैं सारी जो पीछे लिखी हुई हैं। तो याद, अगर आप लोग ये चार्ट याद कर लेंगे तो इसमें आपको आसानी ये है कि अगर आपके पास जो डिफरेंसेस लिखने को आते हैं तो आप ये लिख देंगे, और अगर मैं आपको कहूँ कि स्केलर की डेफिनेशन लिखें तो बेटा ये लिखी हुई स्केलर की डेफिनेशन, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों आपस में मिला दें, ये तीसरा पॉइंट भी मिला दें, स्केलर की डेफिनेशन बन गई। तो सवाल दो तरीके से आ सकता है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन एंड राइट 2 एग्जाम्पल्स। तो देखें ये स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन आ गई पूरी, इसको आपने एक्सप्लेन भी कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल भी दे दी। और अगर सवाल इस तरीके से आता है कि राइट डिफरेंसेस, तो आपने ये दोनों कॉलम लिख दिए। तो दोनों तरीके से सवाल आ सकते हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे ये चार्ट, तो आपको दोनों सवाल जो हैं वो कवर हो जाएंगे। सही है बेटा। तो ये हमने जो है स्केलर और वेक्टर के दरमियान में जो है फ़र्क पड़ा। इसमें बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लें, बस आज इसको यहीं तक रखते हैं। आगे की चीज़ें इंशाल्लाह फिर अगली जो है वो कल की क्लास जो है हमारी, उसमें हम लोग जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है बहुत आसान आसान चीज़ें पढ़ी, कोई मुश्किल नहीं थी। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, रेस्ट और मोशन को डिस्कस किया, फिर टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस की, 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसलेटरी होती है, फिर रोटेटरी मोशन को पढ़ा, इसके बाद वाइब्रेटरी मोशन को पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने 2 बहुत अहम जो है वो टॉपिक्स पढ़े,
उनमें सबसे पहला टॉपिक स्केलर क्वांटिटी का पढ़ा, उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज़ का पढ़ा, और उसके बाद इन दोनों के डिफरेंसेस पढ़े। सही है बेटा। इसको आप लोग जो है वो, जो आप लोगों को नोट्स मिले हैं उनमें अच्छे से जो है वो स्केलर और वेक्टर की जो है वो डेफिनेशन आप लोगों को पढ़नी है। यह आप लोगों का होमवर्क है कि स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन को थॉरोली उसको पढ़ें और उसमें देखें कि क्या बात बताई जा रही है, और मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को जो है वो जज करें। ये काम कॉपी में नहीं करेंगे, अपने इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ चीज़ों को देखें और उसकी क्वांटिटी को जज करें कि जो है वो क्या कहते हैं, स्केलर है या वेक्टर है। सही है। अच्छा जी, नोट्स कॉपी में करने हैं बेटा, ये सवाल आप अपने कोऑर्डिनेटर से जो व्हाट्सएप ग्रुप पे बना हुआ है उस पर कंफर्म कीजिएगा कि वो क्या कहती हैं। जी बेटा, अरीशा रिजवान पूछें जल्दी से, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की एग्जाम्पल हैं? हाँ बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के ही उसमें आते हैं। डिफरेंसेस भी कॉपी में नहीं करें बेटा, अगर ये नोट्स में मौजूद है और आप लोगों को आपकी कोऑर्डिनेटर की तरफ से नोट्स कॉपी में करने को नहीं कहा गया तो नहीं करें, और अगर आपको कहा गया है कि नोट्स जो हैं वो कॉपी करने हैं तो फिर आप लोग कॉपी करेंगे बिल्कुल। अच्छा बेटा, नोट्स के हवाले से और कॉपी में काम करने के हवाले से आप लोगों को जो भी मसला हो वो आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से डिस्कस कर सकते हैं, वो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे। सर उस ग्रुप पे हम मैसेज नहीं कर सकते? अच्छा, अरीशा रिजवान कह रही हैं कि उस ग्रुप पे हम मैसेज नहीं कर सकते। तो बेटा कोऑर्डिनेटर का आपके पास कोई नंबर तो होगा, वो कोऑर्डिनेटर को आप लोग जो है इनबॉक्स करके पूछ लें। थर्ड चैप्टर के नोट्स के क्वेश्चंस नहीं लाइक हो बेटा, ये चैप्टर के ख़त्म होते ही आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, हो सकता है उससे पहले ही मिल जाए। अच्छा, लिखे हुए थर्ड चैप्टर के नोट्स के क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए बेटा, नोट्स में ऊपर लिखे होते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन की, आपको ऐसी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लेक्चर में साथ साथ बताता रहता हूँ। जैसे देखें, ये लिखा है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड क्वांटिटी, तो इसका क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे? लिखेंगे राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ख़त्म, इसका सवाल बन गया। इसी तरीके से व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी, अगर आपसे पीछे वाली स्लाइड का सवाल बनाने को कहा जाए, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका सवाल आप कैसे बनाएंगे? व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सप्लेन एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। पेपर में कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं आता कि आप लोग जो नोट्स में लिखा हो पेपर में वही क्वेश्चन आए, मुख्तलिफ आते हैं। सही है बेटा। अब क्लास का टाइम ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह कल आप लोगों से जो है वो 2:30 बजे जो है वो इसी क्लास में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।